वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 68 बीपीएससी के लिए फुल टेस्ट चलाया जा रहा है, यानी 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा इसमें, और ये शाम 5 से 6 के बीच में डाला जा रहा है, क्योंकि पहला टेस्ट मैंने कल डाल दिया हूँ। आज ये दूसरा टेस्ट है, और ये जो टेस्ट लिया गया है ये क्राउन पब्लिकेशन द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट का ही टेस्ट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर बनाइएगा। 150 में आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं ज़रूर अपने आप को आंकें कि कितना आप बना सकते हैं बीपीएससी में। सेम बीपीएससी पैटर्न पर है। ठीक है, चलिए अगर पूरा टेस्ट देना चाहते हैं, इसमें लगभग मैं 30 टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, पूरा टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा, यानी धौलावीरा किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन दिया हुआ, तो कहाँ पे है बाबू? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात के जो कच्छ है, कच्छ में ही स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो बुद्ध गौतम बुद्ध के बारे में है, और गौतम बुद्ध के बारे में पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ दिए हैं। तो याद रखिएगा कौशल जो महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यानी सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ ये पूछ रहा है। तो सप्तपर्णी गुफा जो बाबू ये स्थित है कहाँ पे है? तो राजगृह में है। कहाँ पे? राजगृह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसी में प्रथम बौद्ध संगीत का, यानी सप्तपर्णी गुफा में ही बौद्ध जो प्रथम संगीत का आयोजन किया गया था वो 483 ईसा पूर्व, यानी बौद्ध धर्म में जो संगीत होता था 4 संगीत हुआ था। तो जो प्रथम हुआ था वो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में ही हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। जो बराबर का गुफा है उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा आजीवकों ने। कौन? आजीवकों ने। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी। तो 16 जो महाजनपद था बोल रहा है कि युग में वैशाली किसकी राजधानी थी, ये बात पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वैशाली किसकी राजधानी थी। तो वो किसकी राजधानी थी बाबू? तो वो वज्जी की राजधानी थी। किसकी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनता है। तो पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो मुख्यतः किसका बना था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो बना था लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का। और पाटलिपुत्र का जो ये महल है पाटलिपुत्र में कहाँ पे स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में कुम्हरार जो है ना, कुम्हरार के आसपास में ही ये बनाया गया था चंद्रगुप्त का महल। ठीक है, और ये लकड़ी का था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि कलिंग के युद्ध के विजय और क्षति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। यानी कलिंग युद्ध जो हुआ था उसकी चर्चा अशोक के किस अभिलेख में किया गया, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो शिलालेख 13वां शिलालेख था ना, 13वां शिलालेख में किया गया कलिंग युद्ध की चर्चा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। तो कालसी जो है बाबू अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख के कारण जो है वो कालसी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। जो गुप्त साम्राज्य था उसके पतन का बहुत कारण थे। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं था, ये बात पूछ रहा है। दिया हुनों का आक्रमण, तो ये तो सही है। प्रशासन की सामंतीय ढांचा, ये भी तो सही है। बोला कि उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी सही है। अरब आक्रमण ये गलत है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण अरब आक्रमण नहीं था, हुनों का आक्रमण था। प्रशासन जो था उसका ढांचा चेंज किया गया था, और जो उत्तरवर्ती गुप्त थे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे, ये सब कारण थे। लेकिन अरब आक्रमण उसका कारण नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महाधार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो महाधार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन कहाँ किया था? तो याद रखिएगा ये कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हर्ष जो था वो हर्षवर्धन का बात कर रहा है। तो हर्ष जो था उसके साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कन्नौज में थी। कहाँ पे थी बाबू? कन्नौज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन थी। तो याद रखिएगा इनमें जो थी था वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, चोल प्रशासन जो था, चोल प्रशासन की विशेषता थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे। क्या बोल रहा है कि किस वंश द्वारा हमेशा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे। यहाँ पे वंश दिया हुआ है, तो याद रखिएगा वंश जो था वो चालुक्य वंश था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है। तो याद रखिएगा भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल जो बिछाया था वो कौन था बाबू, तो FST फिरोज शाह तुगलक था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। क्या बोल रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन से कौन कथन बोला था। तो याद रखिएगा ये कथन जो बोला था वो शेरशाह सूरी बोला था। कौन, शेरशाह सूरी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये कब बोला था, जब मारवाड़ अभियान किया था। मारवाड़ अभियान के बाद ही ये बोला था कि मारवाड़ अभियान के बाद ये टिप्पणी किया था कि मुझे मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देना पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था। जो राजपूताना वंश थे, बोला कि उनमें से कौन सा जो अकबर का संप्रभुता जो था वह स्वयं स्वीकार नहीं किया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मेवाड़। कौन हो जाएगा, मेवाड़। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल में बटाई शब्द अर्थ था। मध्यकाल में जो बटाई शब्द होता था किसके लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा लगान निर्धारण करने का ये तरीका था, जो लगान निर्धारित होता था उसका तरीका बटाई शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। यहाँ पे डच, बंगाल में बोल रहा है कि कौन सा कारखाना डच के द्वारा स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बंगाल में जो है वो था, आपको कौन सा कारखाना था, तो वो चीनसूरा था। कौन था, चीनसूरा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चीनसूरा में 1653 में उन्होंने कारखाना डचों ने लगाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पलासी के युद्ध के मैदान कहाँ स्थित है। तो पलासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है बाबू, तो पलासी के युद्ध का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये नदिया जिले में है। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था ये पूछ रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहा था, इस्तमरारी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया कि 1857 के विप्लव सूचीवन को उनके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करना है। सूचीवन इधर दिया हुआ है जो क्रांतिकारी थे, और इधर उनका राज्य दिया हुआ है, कौन किधर से संबंधित थे, तो मिलाते हैं हम लोग। बोल रहा है बख्त खान, बख्त खान दिया हुआ है जो, ये कहाँ पे बाबू, तो बख्त खान हो जाएगा दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला दिया हुआ है, तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पे हो जाएगा, कुंवर सिंह कहाँ हो जाएगा, आरा हो जाएगा। नाना साहब कानपुर, मौलवी अहमदुल्ला अवध। तो इस तरह मिलाएंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन है। तो उलगुलन विद्रोह जो था, मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी बोला जाता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिरसा मुंडा द्वारा उलगुलन विद्रोह किया गया था। वो कब किया गया था, 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, कौन जो था इसमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो थे आपको केशव चंद्र सेन। कौन, केशव चंद्र सेन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है।
जो स्वदेशी की भावना को ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में बोला कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। देखते हैं, पढ़कर बोल रहा है कि लियाकत हुसैन ने 22 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था, यही बात गलत है। और देख लेते हैं, बोल रहा है कि 1858 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किए गए थे, ये तो सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में, जिसके प्रचार अरविंद घोष, ये भी सही है। और फिर दिख रहा है कि टैगोर ने आत्मशक्ति, ये भी सही है। ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन का बात कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लियाकत हुसैन द्वारा बोल रहा है कि 22 साल में मुस्लिम किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। लियाकत हुसैन के द्वारा नहीं किया गया था बाबू, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, जो 22 साल जो हुआ था मुस्लिमों का आंदोलन, वो 1906 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे एस अब्दुल रसूल। कौन? एस अब्दुल रसूल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इसमें से घटना बोल रहा है कि कौन सी सबसे पहले हुई थी। यहाँ पे दिया हुआ कि खेरा सत्याग्रह, सबका डेट लिख लेते हैं। तो खेरा कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। सविनिया अज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। मिला लीजिए, इसमें से सबसे पहले कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। तो 1920 में 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। तो 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था 1918 में? तो याद रखिएगा, बीपी वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? बीपी वाडिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा किए थे? तो याद रखिएगा, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना ये हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीपी वाडिया ने किया था मद्रास मजदूर संघ की स्थापना 1918 में। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में। बोल रहा है कि उसके दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है महात्मा गांधी, ये तो नहीं था। मदन मोहन मालवीय, ये भी नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू, ये चित्तरंजन दास, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन में कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? साइमन कमीशन में से कौन सा एक सदस्य जो था उदारवादी दल का था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जो सर जॉन साइमन, यही एक उदारवादी दल का था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष? 1939 में बोल रहा है, 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा कौन थे बाबू? तो वो थे आपको जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति को में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। बोल रहा है कि उस कार्यकारी जो समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन दौरान। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म को विचार कीजिए। इधर दिया है परंपरा, उधर दिया है राज्य। देखते हैं मिला के हम लोग कौन सा होगा, विचार करना है युग्म पर। यहाँ दिया है आपको, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए ना। क्या दिया हुआ है कि गत का एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट केरल का है, जो ये तो गलत है। फिर दिया है कि मधुबनी एवं पारंपरिक चित्रकला ये बिहार, ये तो सही है। फिर दिया हुआ है कि सिंध खम्बास सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। तो 2 और फिर कुछ पूछ क्या रहा है कि सही कौन सा है? तो 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी कहाँ है, ये पूछ रहा है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ है बाबू? तो नंदा देवी चोटी जो है ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह नंदा देवी जो राज्य पूछेगा तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, क्या बोल रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली बोल रहा है। ठीक है, दिया हुआ है बागमती, कमला, कोसी और गंडक। ये सब जो है, जो जितने नदी हैं ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, तो बागमती भी दक्षिण की ओर होती है, कमला भी, गंडक भी और कोसी भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया प्रसिद्ध स्थान, इधर नदी दिया हुआ है और विचार करने के लिए कह रहा है, तो करते हैं हम लोग विचार बाबू। क्या दिया हुआ है कि पंढरपुर, चंद्रभागा नदी, ठीक है ये। फिर दिया हुआ है कि तिरुचिरापल्ली, कावेरी नदी, ये भी ठीक है। हम्पी दिया हुआ है मालप्रभा, जो गलत है। बोला कि कौन सा युग्म सही है, तो केवल 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीय की समस्या का समाधान है। मिट्टी में जो खारापन और क्षारीय की समस्या का समाधान पूछ रहा है, तो याद रखिएगा समाधान खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेत में जिप्सम डाला जाता है तो जो क्षारीय और खारापन जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है। कपास सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, ये क्वेश्चन है। तो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो सबसे ज़्यादा करता है गुजरात। कौन, गुजरात करता है उत्पादन, ये मिलियन टन में बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। अगर मिलियन हेक्टर का बात करेंगे तो मिलियन हेक्टर में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, तब गुजरात करता है और तब करता है आपको तेलंगाना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है। तो जादूगोड़ा प्रसिद्ध है बाबू यूरेनियम के लिए। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जादूगोड़ा कहाँ पे है बाबू, तो ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, तो कहाँ से कहाँ तक है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से पुणे के मध्य। ठीक है, मुंबई से। भारत की पहली जो नहीं, भारत की जो पहली चलेगी ना, पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है। अप्रमुख बंदरगाह के बारे में यहाँ पे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे दिया है कोच्चि, ये तो प्रमुख है। पारादीप भी प्रमुख है। दाहेज जो है ये प्रमुख नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को कौन सा सत्य है। कथन यहाँ पे दिया हुआ है, बोला है कि कौन सा सत्य है। तो इसमें से जो सत्य है वो है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत की थुम्बा से गुजरती है। क्या बोला है कि जो पृथ्वी है उसके जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो कहाँ से गुजरती है बाबू, तो वो गुजरती है आपको दक्षिण भारत की थुम्बा से। कहाँ से, दक्षिण भारत की थुम्बा से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप अलग कैसे हुए ये क्वेश्चन है। तो महाद्वीप जो अलग हुए वो विवर्तनिक क्रिया से। किससे, विवर्तनिक क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 का दौरा किया था। पराग्वे में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं मार्च 2019 में दौरा किए थे और उसका राजधानी पूछ रहा है। तो पराग्वे की राजधानी कहाँ है बाबू, तो जो पराग्वे की राजधानी है वो है आपको कहाँ पे, तो असनसीन है। क्या है, पराग्वे की राजधानी असनसीन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप, संसार का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है बाबू, तो वो ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये किसके अंदर में है, तो ये डेनमार्क के अंदर में। ठीक है,
डेनमार्क का कब्जा ग्रीनलैंड पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताना है। जो पृथ्वी का धरातल है उसके ऊपर की ओर वायुमंडल का जो धरातल है वो सही अनुक्रम में बताना है। कौन पहले आता है उसके बाद कौन आता है, ठीक है। देखते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो सब जानते होंगे क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। तो इसी तरह राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि टैगा वन विशिष्टता है। टैगा वन की विशिष्टता के बारे में पूछ रहा है। तो टैगा वन का जो विशिष्टता है वो समशीतोष्ण क्षेत्र की है। क्या, समशीतोष्ण क्षेत्र, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सैक्रामेंटो सोन जोआक्विन घाटी जो अमेरिका के अंगूर और सिट्रस यानी नींबू वंश फलों के लिए उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। ये कहाँ पे है, ये घाटी जो है पूछ रहा है कि सैक्रामेंटो सोन जोआक्विन घाटी अमेरिका में है और ये अंगूर और सिट्रस यानी नींबू की जाति के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन करता है। बोला कि ये कहाँ पे अवस्थित है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये जो अवस्थित है आपको वो है आपको कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया राज्य में। कहाँ पे, कैलिफोर्निया राज्य। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो हम छोड़ते जाते हैं, मैथ जितना आएगा क्योंकि मैथ बताने में बहुत समय लगेगा। मैथ जितना है, कहाँ तक 57 तक मैथ हो गया, उसके बाद भी है 58 से हम लोग देखते हैं। चलिए 58 से, यहाँ पे 58 से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। कैलोरी तो है, किलो कैलोरी, किलो जूल है। वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त होता है, 2000 डिग्री टेम्परेचर यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग होता है, वो थर्मामीटर का बात कर रहा है। कौन सा थर्मामीटर से 2000 डिग्री तक नाप सकते हैं, तो याद रखिएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है कि प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। और उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी जो गुरुत्व है या प्रकृति के जो बल हैं, 4 गो बल हैं, इनको विभाजित किया गया है गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। बोला है कि इनके संदर्भ में इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये पूछ रहा है। चलिए देखते क्या दे रहा है कि गुरुत्व 4 में सबसे प्रबल होता है, जो पहला ही दिख रहा है कि गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों के संबंध में जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव के बारे में पूछ रहा है कि प्रकाश के उन किरणों के संबंध है जो आर पार जाती है, इसके बारे में बताना है। तो याद रखिएगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम के, ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यम। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री तापमान था। सभी रूप में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में कौन सा प्याला कमरे के ताप पर पहले पहुंचेगा, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन पहुंचेगा, तो याद रखिएगा दोनों प्याले में कमरे का तापमान एक ही समय में पहुंचेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है। कॉस्मिक किरण के बारे में पूछ रहा है। तो कॉस्मिक किरण के बारे में इसमें से क्या सत्य है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये आवेशित कण है। क्या है बाबू, कॉस्मिक किरण ये आवेशित कण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और एक साधारण बिजली के बल्ब के अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि। क्या बोल रहा है कि एक साधारण बिजली बल्ब के अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि। तो याद रखिएगा क्यों होता है, तो ये फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर क्या है इसके बारे में क्वेश्चन है।
तो परमाणु रिएक्टर जो है ये एक आणविक भट्टी है बाबू। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया था। तो भारत का पहला संचार उपग्रह बोल रहा है कौन सा है बाबू, IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से, श्रीहरिकोटा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है, ये बताना है कि कौन सा सुमेलित क्रम है, इसके बारे में बताना है। तो मिलाते हैं हम लोग बाबू। रेडियम दिया हुआ है तो रेडियम मैडम क्यूरी हो जाएगा, पेनिसिलिन बोलेगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे बोलेगा तो एक्सरे कौन हो जाएंगे, तो रोएंटजेन, और चेचक जो है एडवर्ड जेनर। इस तरह मिलाएंगे तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ भी विशिष्टता दिया हुआ है, इधर कौन दिया हुआ है। तो मिलाते हैं, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश जो दिया हुआ है वो क्वार्क हो जाएगा, और आंशिक दिया हुआ है परचक्रण, ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा, और पूर्ण चक्रण फेनॉन हो जाएगा। इस तरह मिलाएंगे तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल्य तत्व है, यानी ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा उपलब्ध मूल्य तत्व है, इसके बारे में बोल रहा है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, कौन, सिलिकॉन, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातु में कौन सा एक विद्युत का मंदन चालक नहीं है। निम्नलिखित अधातु में कौन सा एक विद्युत का मंदन चालक नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें तो सल्फर होगा, सिलीनियम, फास्फोरस होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्रुत गैस है, अश्रुत गैस है तो अश्रुत गैस इनमें से जो है वो अमोनिया है। कौन है बाबू, अमोनिया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात कैसे है, यह अज्ञात कैसे है बाबू, तो ये अमोनिया है। क्या है बाबू, अमोनिया है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसमें से ऊन, रेशम, चमड़ा है, नायलन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स जो है एक विस्फोटक पदार्थ है, बोल रहे इसका इनमें से एक और अन्य नाम कौन सा है। तो याद रखिएगा उसको साइक्लोनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोनाइट आरडीएक्स को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा मदद करता है वे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डीपीए में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। डीपीए में कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो डीपीए में आपको 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। दिया कि मेशान की खोज हिडेकी युकावा, ये तो सही है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा CD एंडरसन और UF हेस ने, ये भी ठीक है। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा HA बेथ, ये ठीक है। दिया कि पाइयूरेनियम तत्वों के संश्लेषण और एनरीमो फॉर्मी, ये जो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि गलत कथन की पहचान करना था। अगला क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन को कहते हैं। फूलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आसान क्वेश्चन है। फूलों को अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्चतर पादपों के जोड़ों के बीच उपयोगी कार्य सहचर्य है। क्या बोल रहा है कि कौन सा कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचर्य है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपको कवक मूल्य, कौन, कवक मूल्य, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, इनमें से कौन सा पौधा ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा पौधा नहीं है, तो चना है आपको
मटर भी है, सोम भी है, धान नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति की रक्तचाप 140 mmHg है, तो इससे उल्लेख में Hg तात्पर्य किससे है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये किससे तात्पर्य है? Hg बाबू 140 mmHg है, तो ये मरकरी से है। Hg किसको बोलते हैं? मरकरी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आहार की नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों को अच्छे स्रोत होते हैं, और ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने किस प्रकार की सहायक सिद्ध होगा, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सिद्ध होगा ये शरीर के चयापचय और उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, ये बोल रहा है। तो किस विटामिन को बाबू? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होता है। मलेरिया से अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो पीलिया, तिल्ली जो होता है ना, वो मलेरिया से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन, तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन जो होता है स्त्रियां करती है, जो प्रकट पुरुष में होता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो बायोचिप में बाबू क्या होता है? तो आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम ने बनाया बाबू, ये पूछ रहा है। तो वो अधिनियम था आपको चार्टर्ड एक्ट 1833। कौन? चार्टर्ड एक्ट 1833। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। क्या बोला कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? कौन कहे थे ये बात, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से मौलाना आज़ाद ने। कौन? मौलाना आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका में इनमें से कौन सी शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है। यह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तो है लोक कल्याण की बात नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? किस आर्टिकल के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है, तो ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार की चर्चा आर्टिकल 12 से 35 तक में की गई है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है मौलिक अधिकार को। ठीक है, जो हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है, ये पूछ रहा है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यानी नीति निर्देशक जो सिद्धांत दिया गया है, इसके खिलाफ आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यह आर्टिकल 37 कहता है। और मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आर्टिकल 111 के तहत। कौन? आर्टिकल 111। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई आचरण न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो? यह आर्टिकल पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति
का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है यानी उन दोनों में टकराव ना हो, ये किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा? तो याद रखिएगा आर्टिकल जो हो जाएगा वो 257। कौन? आर्टिकल 257। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन ही में हुई अन्य प्राप्ति से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है? तो ये जमा होता है आपको भारत के संचित निधि में। कहाँ पे? संचित निधि। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो न्यायिक पहल के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायिक पहल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, बोल रहा है कि उसमें द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, यानी वहाँ पे विधानमंडल और विधान परिषद दोनों नहीं है। तो यूपी में विधानमंडल विधान परिषद है, बिहार में भी है विधानमंडल विधान परिषद है, और आपको कर्नाटक में भी है, एमपी में विधान परिषद नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? क्या बोले? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? इसमें से किसने कहा था? तो इसमें से बाबू के.एम. नाम्बियार ने कहा था। कौन? के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार दिया गया है वो संविधान के साथ धोखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 371 में बहुत क ख ग घ से लेकर बहुत दिया है, लगभग उसमें 8-10 प्रावधान दिया गया है। 371 से क से जोड़ा गया है। तो बोल रहा है ख में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 371 के ख में जो दिया गया है वो असम के लिए उपबंध किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से इनमें से किनका संबंध नहीं है ये पूछ रहा है। दिया है कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, फिर दिया कि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता निपटाना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। तो ये तो 3 गो है, लेकिन ये जो है उनका चुनाव आयोग से संबंध नहीं है, यानी चुनाव की अधिसूचना जारी करना उनका काम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा किसी के द्वारा भी, या तो लोकसभा लाए या तो राज्यसभा, संविधान में संशोधन के लिए दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना होता है? अगर टाटा कंपनी है, अभी कोई उत्पाद जो है वो विदेश से लाना चाहती है, विदेश से खरीदना चाहती है, तो कौन सा उस पर कर देगी ये पूछ रहा है। तो वो जो कर होगा बाबू वो सीमा शुल्क होगा। कौन? सीमा शुल्क। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, बोला उनमें से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? देखते हैं किसका नहीं किया जाता है। जीवन प्रत्याशा तो किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी किया जाता है, शिक्षा भी किया जाता है, देश की पर्यावरणीकरण की स्थिति, ये नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई जो रिजर्व बैंक है उसका कार्य इनमें से कौन सा नहीं है ये बोल रहा है। दिया हो कि बैंकों का बैंक तो है ये है, केंद्रीय क्रेडिट नियंत्रक ये भी है, विदेशी मुद्रा को रखने वाला ये भी है, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, ये काम आरबीआई का नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये काम जो है वो नाबार्ड का है। किसका है बाबू? नाबार्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से कौन मेल खाता है इसमें से ये पूछ रहा है। तो देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है कि तेजपुर लीची नागालैंड नहीं खा रहा है, पाटना पटोला गुजरात यही खा रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो कितने दिन के अंदर अनुमोदित दोनों सदनों द्वारा किया जाइए ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कितने दिन के अंदर करना चाहिए? तो 2 माह के अंदर, यानी 60 दिन के अंदर। कितने दिन? 60 दिन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि तुलिका मान का संबंध किस खेल से है?
तुलिकामान का संबंध किस खेल से है ये पूछ रहा है, तो ये जूडो से है बाबू। किससे? जूडो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। यहाँ से करंट अफेयर से दिया हुआ कि कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कर रहा है। तो कौन सा देश 2022 के लिए कर रहा है बाबू? तो ये देश अपना कर रहा है भारत। कौन सा? भारत। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आयकर विभाग के टीन 2 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो जो भारत का पहला बैंक बना है वो बना है फेडरल बैंक। कौन? फेडरल बैंक। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीची वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ एक नई डेमसेप्लाई प्रजाति प्रोटिस्टा एनामलाइका देखी गई है, ये किस राज्य में है? ये पीची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है यही पूछ रहा है। तो ये केरल में है। कहाँ पे है बाबू? केरल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबर में रही लिंथोई चंबम किस खेल से जुड़ी हुई? क्या हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनम्बम बोल रहा है कि ये किस खेल से जुड़ी है ये पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में किस खेल से जुड़ी है। तो याद रखिएगा चनम्बम जुड़ी हुई है जूडो से। किससे बाबू? जूडो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने किया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन बाबू? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2022 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का बात है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो DRDO के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो समीर वी कामत है। कौन है बाबू? समीर वी कामत। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मॉन की चपेट में आया था? किस चक्रवात की उष्णकटिबंधीय चक्रवात है मॉन की चपेट में आया था? बोला है कौन सा देश आया था? तो वो देश था बाबू फिलीपीन। कौन? फिलीपीन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मंजूरी पाने वाला पहला जो बैंक बना है वो बैंक कौन सा है? तो वो UCO बैंक है। कौन है? UCO बैंक। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 पूछ रहा है, इसका भारत में रैंकिंग क्या है? तो याद रखिएगा रैंकिंग 40वां था। कितना था? 40वां। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो बाबू वो राज्य है आपको उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क ये स्थापित करने की घोषणा किया है हरियाणा। कौन? हरियाणा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? यानी ऑप्टिमस जो दिया हुआ है ये एक रोबोट है। बोल रहा है किस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो कंपनी है वो टेस्ला के द्वारा। किसके द्वारा? टेस्ला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। एलन मस्क की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक नई उन्नत जो है वो पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा बाबू? तो रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? रिजर्व बैंक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर कौन? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो एंटी डस्ट अभियान किसने शुरू किया है बाबू? तो एंटी डस्ट अभियान जो शुरू किया है वो राज्य पूछ रहा है। तो वो राज्य है आपको दिल्ली। कौन? दिल्ली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली ने चालू किया। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है? किस कंपनी को मिला है? तो याद रखिएगा ये मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
जे ईरानी, जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? यानी जमशेद जे ईरानी किस कंपनी के पूर्व एमडी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा टाटा स्टील के। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इनमें से मानगढ़ धाम को। किसको? मानगढ़ धाम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एकता दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है बाबू? तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राइट आंसर ऑप्शन ए, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति का बात है। तो जो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं बाबू, वो कौन बने हैं? तो लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा बना है। कौन? लूला डी सिल्वा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? कौन? कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वो 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर इज राइट आंसर। अब 1 नवंबर को कौन कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ये भी जान सकते हैं हम लोग। तो एक तो छत्तीसगढ़ मनाता है, पंजाब मनाता है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में जाओगे तो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समृद्ध कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? तो समृद्ध कर माफी योजना किस राज्य के द्वारा बाबू? तो ये राज्य है आपको दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए गए हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्रेडिट कोड बिहार में चलता है। और बोला कितने नए कोर्स को इस स्टूडेंट क्रेडिट कोड योजना के तहत लगाया गया है? तो याद रखिएगा 87। कितने? 87। राइट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये बिहार के कौन सा जिला है बाबू? तो गया जिले में। कहाँ पे? गया जिला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं किस दिन को मनाया जाता है। तो किस दिन को मनाया जाता है बाबू? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये कि पुस्तक है और सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? और सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है और पुस्तक ये जो लिखे हैं कौन है? तो याद रखिएगा ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पेग्मामाइट चट्टान का बात कर रहा है और किस जिले में पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा गया और मुंगेर जिले में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? गंगा नदी के किनारे इनमें से कौन सा नगर नहीं है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा नगर नहीं है? तो दरभंगा नहीं है। कौन? दरभंगा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन भी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा योजना जो है वो लोहिया योजना है। कौन? लोहिया योजना। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो जलवायु परिवर्तन को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार जो राज्य बना है वो कौन सा राज्य बना है? तो दूसरा राज्य बना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और पहला राज्य बोलेगा तो कौन सा होगा बाबू? तो पहला राज्य उत्तराखंड होगा। कौन? पहला राज्य जो है ये एक्शन प्लान जलवायु के परिवर्तन को लेकर तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और दूसरा बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। जब ये अलग हुआ तो पूछ रहा है कि विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की जो संख्या थी वो कितनी थी?
तो वो बाबू जिलों की संख्या उस समय 37 थी। कौन थी? 37। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। और बाद में अरवल एक जोड़ा गया तो 38 जिला वर्तमान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो याद रखिएगा कब बना था बाबू, तो ये 1912 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, 1912 में बिहार को अलग किया गया था छत्तीसगढ़ के साथ ही। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार के जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये 71.2%। 71.2 राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन विश्व का पहला पूछ रहा है तो वेनिस में हुआ था। कहाँ पे? वेनिस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन वेनिस में नहीं हुआ था, वो वियना में हुआ था। कहाँ पे? वियना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? शरद कुमार जो है पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। बोल रहा है बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट जो समस्या से जुड़े लोगों के इसके समाधान के बारे में सूचित करती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है बाबू? तो वाइट पेपर कहलाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कणीय प्रदूषण नहीं है? कणीय प्रदूषण इनमें से कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कणीय प्रदूषण इनमें से ओजोन नहीं है। ठीक है। और धुआं धूल जो है ये सब काली कणीय है, लेकिन ओजोन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार में शुरू हुआ था कब? 1918 में। कौन हुआ था ये पूछ रहा है। तो द सर्च लाइट। कौन? द सर्च लाइट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बिहार में जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है बाबू? तो ये पटना में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो बिहार हेराल्ड के संपादक बोल रहा है। तो बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है बाबू? तो वो है आपको गुरु प्रसाद सेन। कौन? गुरु प्रसाद सेन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 243 सीट में से कितना? तो याद रखिएगा इसमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है कितना सीट। याद रखिएगा वो सीटों की संख्या जो हो जाएगी 38। कितना? 38। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। एससी के लिए 38 सीट आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? बिहार में रतिनाथ की चाची ये किसकी कृति है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये जो है नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि पटना और उसके निकट के पर्यटन स्थलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? इनमें से किसे नहीं शामिल करेंगे ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा शामिल नहीं होगा। दिया हुआ है कि हरमिंदर ये होगा, कुम्हरार तो होगा, खुदाबख्श सही है, नेतरहाट नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये नेतरहाट कहाँ पे है? रांची के समीप, झारखंड में है ये। अगला क्वेश्चन दिया कि कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो कर्मयोगी जो प्रारंभ तैयार किया गया किस वर्ग के लोगों के लिए है? तो ये वर्ग है बाबू सरकारी कर्मचारी के लिए। किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला है बाबू? तो ये असम में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन असम में नहीं, ये मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई कहाँ पे मनाया जाता है? संघाई मणिपुर में मनाया जाता है। असम नहीं होगा, मणिपुर में मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।